सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, हम लोग आज पढ़ेंगे स्थानीय शासन के बारे में। और स्थानीय शासन के संदर्भ में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनको देखेंगे। खासतौर से पैट के सिलेबस में ये टॉपिक डिफाइंड है, इसलिए इसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कौन कौन से बिंदुओं से क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्थानीय शासन के संदर्भ में महात्मा गांधी जी हमेशा तत्पर रहे और उनका ये मानना था कि अगर हम विकास ऊपर से नीचे ना करके बल्कि नीचे से ऊपर करें, तो ये बेस से जो विकास होगा, यानी आधार से जो विकास होगा, वो काफी मजबूत और प्रभावी होगा। जबकि देश में जो व्यवस्थाएं शुरू हुई वो ऊपर के चरण पर हुई और फिर नीचे की विकास की कल्पना की गई। इससे बहुत सारी बाधाओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जो ग्रामीण वर्ग था और जो विकसित नहीं हो पाया था, साथ ही शिक्षा और जागरूकता की वजह से काफी परेशान था, उस वर्ग के विकास में बाधा आई। साथ ही साथ जो आधारभूत संरचना है वो भी उतनी बेहतर नहीं विकसित हो पाई। तो गांधी जी ने एक रूपरेखा रखी थी और उनका मानना था कि ग्राम स्वराज्य लाया जाए, यानी गांव के अंदर अपनी व्यवस्था हो, गांव इतने मजबूत हों, इतने सशक्त हों कि वो जो योजनाएं बनाना चाहते हैं, जो कार्यक्रम करना चाहते हैं, वो कार्य कर सकें। इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने गांव की एक परिकल्पना की थी। तो ऐसे गांव की परिकल्पना उनके ना रहने के बहुत दिन बाद साकार हुई, लेकिन साकार हुई है। और क्या रूपरेखा है, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। कहां कहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं स्थानीय शासन से, उनको ध्यान देना है आपको। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पंचायती राज को पढ़ेंगे, यानी पंचायत के संदर्भ में बात करेंगे और क्या है ग्राम पंचायत और कैसी क्या चीजें हैं, इनको देखेंगे। देखिए, इन बातों को जल्दी समझने के लिए हमने इन्हें पीपीटी के फॉर्मेट में आपके सामने लाने का प्रयास किया है, ताकि कम समय में ज्यादा चीजें हम लोग देख सकें। क्या कहा गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है 1880 से 1884। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, इसका उत्तर आप तुरंत बता देंगे कि स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है। इन्होंने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय शासन के लिए प्रावधान किया था। तो आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड रिपन याद रखिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, इनके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में समाहित किया गया है। कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन, तो का गठन, ये बात यहां पर निकलती है अनुच्छेद 40 में। और अंदर की व्याख्या में कहा गया, राज्य राज्य यथाशीघ्र ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये अनुच्छेद 40 है और ये परीक्षा में बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भारतीय संविधान का, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे आगे। इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। क्या कहा जा रहा है कि जनवरी 1957 में भारत सरकार ने क्या किया, एक कार्यक्रम जो 1952 से चल रहा था, जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तथा दूसरा कार्यक्रम जिसका नाम है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जो 1953 से चल रहा था। 1957 में क्या किया कि इन कार्यों की जांच के लिए और बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए एक समिति का गठन किया कि कैसे हम बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं, चीजों को कैसे निगरानी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक समिति बनाई। इस समिति के अध्यक्ष, यानी इन कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए 1957 में एक समिति बनाई गई। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत बड़ा नाम है इनका, बलवंत राय मेहता। इनको जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये बहुत बार आते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
यानी सत्ता केवल एक जगह पर केंद्रित ना होकर के उसका विकेंद्रीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। और देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनवरी में ये कार्य शुरू हुआ और नवंबर में इसकी रिपोर्ट आ गई है, ठीक है ना। ये समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या कहा गया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की बात की गई है, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। और समिति द्वारा दी गई सिफारिशें, विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित हैं। यानी इस समिति ने जो सिफारिश की है उसमें मूल मुद्दा या मुख्य उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है। और क्या सिफारिशें दी गई हैं उन्हें हम लोग एक एक करके पढ़ने चल रहे हैं। देखें, पहली सिफारिश क्या कहती है कि 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, यानी त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय का मतलब है त्रिस्तरीय, 3 टायर सिस्टम, त्रिस्तरीय। और क्या कहा गया है, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत या इसे पंचायत समिति कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद। यानी 3 संस्थाओं की बात कही गई। पहली संस्था कौन सी है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। दूसरी कौन सी है, पंचायत समिति। और तीसरी कौन सी है, जिला परिषद, जिला परिषद। यानी त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की गई और त्रिस्तरीय प्रणाली में इनकी सिफारिश की गई कि इन्हें इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। यानी इन क्षेत्रों में जो विकास के कार्य हैं वो इन संस्थाओं के माध्यम से किए जाने चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई कि सारी योजनाएं जो भी आती हैं विकास संबंधित वो इनके माध्यम से कराई जानी चाहिए, तो ज्यादा बेहतर परिणाम आ सकते हैं। फिर इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। यानी शक्ति, पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 शब्द हैं, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो संस्थाएं हैं इनकी जिम्मेदारी भी अपने आप में स्पष्ट होनी चाहिए। कल के दिन जब हम इन्हें शक्ति देते हैं, इन्हें अधिकार देते हैं, तो ये संस्थाएं क्या करेंगी, उन अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जिम्मेदार होंगी। इन्होंने जो कार्य किया है, जो प्रयोग किया है वो बताएंगी, और साथ में उत्तरदायित्व के साथ में कभी भी कोई जवाबदेही होगी तो वहां खड़ी होंगी। तो ये सारी बातों के साथ इन संस्थाओं को अधिकार दिए जाएं, ये बात यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर आपको बताई गई। आगे चलते हैं मेरे भाई। देखिए, ये इन निकायों को पर्याप्त आय के स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। पर्याप्त आय के स्रोत यानी ये ग्राम पंचायत वगैरह टैक्स भी लगा सकते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो देखोगे यहाँ पर कि इनको कितने अधिकार दिए गए हैं। तो इन्हें ऐसे अधिकार हैं कि जिससे ये अपने कार्यों को संपादित करने के लिए पर्याप्त आय के स्रोत डेवलप कर सके। फिर क्या हुआ, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये आया हुआ है और आपके पैट में भी मिलेगा। पहले से घोषणा कर रहा हूं, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 से अपनाया गया। नागौर जिला याद रखना है, राजस्थान याद रखना है। पूछा जाए किस राज्य से हुआ है तो राजस्थान है, जिला पूछा जाए तो नागौर है। और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 1959 को अपनाया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में, इसके बाद आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, फिर असम में है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। यानी इस सीक्वेंस को भी याद में रखना है कि आपको किस क्रम में अपनाया गया है किन राज्यों में, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। और इस जगह से क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार लिख रहा हूं तो ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं मेरे भाई। आपका पेट का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 1 साल के लिए ये आपको एलिजिबिलिटी लाइसेंस देगा और आप उन परीक्षाओं के माध्यम से कहीं रोजगार में अपनी जगह बना सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वर्ष 1977 में, ठीक है ध्यान दीजिए, जनता सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया
और जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। अशोक मेहता, ये दूसरा नाम है बड़ा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस समिति को त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय बनाने का बात कही, यानी इन्होंने थ्री टायर सिस्टम पर बात की, इन्होंने 2 टायर सिस्टम पर बात की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि पहला जो स्तर होगा वो निचला स्तर जो है वो मंडल पंचायत, और दूसरा होगा जिला स्तर पर जिला परिषद। यानी इन्होंने मंडल पंचायत और जिला पंचायत या जिला परिषद 2 ही स्तर रखने की बात कही, तीसरा स्तर रखने की बात इन्होंने नहीं की। तो जब भी अशोक मेहता का नाम आएगा वो द्विस्तरीय के लिए आएगा, आपको ये यहाँ पर याद रखना होगा। और बलवंत राय मेहता जब आएगा वो त्रिस्तरीय के लिए आएगा, और मंडल पंचायत और जिला परिषद की बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हम आगे चलते हैं मेरे भाई। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस संविधान संशोधन की है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पूछ लिया जाता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है, तो 1992 का है, और ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा इस पे क्वेश्चन रहता है। तो ये यहीं पर इतना इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी मिल सकता है। इस अधिनियम में ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया और इसे पंचायतें नाम से उल्लिखित किया गया। कई बार ये पूछा हुआ प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए संविधान में किस नाम से उल्लिखित किया गया है, तो उसका उत्तर है पंचायतें, ठीक है, उल्लिखित किया गया। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई अनुसूची, जिसे 11वीं अनुसूची कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अनुसूची आपको पहले पढ़ा दी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी, और इसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं, यानी 29 सब्जेक्ट्स को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो कुल मिला के यहाँ क्वेश्चन कौन कौन से बन गए, एक तो आपका बन गया 9वां खंड है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन गया, पंचायतें नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, 11वीं अनुसूची है। ये बिल्कुल मतलब आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए कहीं भी ध्यान नहीं रखना, ध्यान ऐसा नहीं करना है कि छूट जाए। और ये 73वां और 1992, इनको भी याद रखना है। तो इतने में ही आपके 4-5 प्रश्न बन गए हैं, इन्हें बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया है। हालांकि 40वां संविधान 40वां अनुच्छेद तो संविधान में पहले से था, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब से ये लागू है, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल पार्ट कब हुआ, इस अधिनियम के आने के बाद हुआ, इस संशोधन के आने के बाद हुआ। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इसका व्यवहारिक रूप प्रदान करने की भूमिका निभाई। आगे चलते हैं मेरे भाई। कम समय में आपको ज्यादा चीज ध्यान देनी है। जिन्होंने अभी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड नहीं किया है, वे उसे जरूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि आने वाले समय में उनको जब पैट के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आगे भी उनको बहुत सारी मदद और सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। आइए मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नई पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य हैं, ये ध्यान दीजिए, संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनली इनको प्रभावी कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप पंचायत का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ध्यान दीजिए, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। जब चुनाव होना है तभी होगा, इसमें आप फेरबदल नहीं करेंगे, क्योंकि ये संवैधानिक है और राज्य सरकार के प्रभाव को कम कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, तो राज्य सरकार पर निर्भर नहीं है। इस यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये तो इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ वाली पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको अभी जो बातें बताई शायद आप तक पहुंच रही होंगी और आप समझ रहे होंगे। जिन्होंने अभी मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वे जरूर डाउनलोड कर लें। आगे देखें, अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो याद रखना है। त्रिस्तरीय प्रणाली है, ठीक है, 3 टायर सिस्टम है, जिसकी अभी हमने बात की है। सबसे निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पर क्या है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के जो मतदाता होते हैं गांव में, उन सभी के समूह को क्या कहा जाता है, गांव सभा कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। और जो उसकी कार्यकारी संस्था होती है, कार्यकारी, उसी को बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसकी।
मध्यवर्ती स्तर पर क्या है, ब्लॉक स्तर पर क्या बनाया गया, मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पर क्या बनाया गया, क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति। और सबसे उच्च यानी जिला स्तर पर क्या बनाया गया, गौर करिएगा, जिला स्तर पर बनाया गया जिला पंचायत। अभी चुनाव हुए हैं, आपने इन सभी को देखा होगा, और हर जगह से गांव प्रधान और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष चुनकर आए हैं, आपने इनके बारे में देखा होगा। तो ये आपकी पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। ये देखिए प्रावधान है, क्वेश्चन बने तो आप याद रखिएगा। यानी मध्य स्तर की पंचायत कौन सी है, क्षेत्र पंचायत, जिसे हम ब्लॉक वाली बात कहते हैं, क्षेत्र पंचायत। यानी हम मध्य स्तर की पंचायत का गठन वहां पर नहीं होगा अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है। तो अब तो ऐसी स्थिति बहुत कम बची है, कहीं बची नहीं, लगभग सब जगह हो गया, लेकिन फिर भी 20 लाख से कम के लिए प्रावधान किया गया था, इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए, फिर क्या कहते हैं, सभी स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाएगा। गांव स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्षता तथा मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। ये बात आपने अभी देखी भी होगी। देखिए क्या है, वयस्क मतदाताओं के द्वारा, यानी 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, ये मतदाता अगर हैं तो वो वोट डाल सकते हैं। दूसरी बात क्या कही गई है, गांव स्तर का जो अध्यक्ष होता है यानी ग्राम प्रधान जो होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्टली, यानी सभी लोग वोट देते हैं और उसके आधार पर होता है। जबकि मध्यवर्ती यानी ब्लॉक प्रमुख का या जिला पंचायत का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी जनता क्या करती है, सदस्यों का चुनाव करती है और सदस्य जो है फिर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो अप्रत्यक्ष हो गया ना, तो इस प्रकार से उनका अप्रत्यक्ष होता है। तो इनको देखे रहिएगा, क्वेश्चन कुछ आए तो आपको जरूर बन जाए। फिर पंचायत के सभी स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उनके अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है तथा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। तो ये आपसे क्वेश्चन बने तो आपको बन जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं मेरे भाई, ये देखें, सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन इनका विघटन 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है, परंतु विघटन की दशा में 6 मास के अंतर्गत चुनाव कराना आवश्यक होगा। यानी नॉर्मली जो कार्यकाल है वो कितने दिन का है, 5 साल का है। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी विघटन हो सकता है। ठीक है ना, इससे पहले भी विघटन हो सकता है, या प्रधान मर गया तो भी विघटन की स्थिति बन जाती है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा होता है तो 6 माह के अंदर ही चुनाव कराना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर 6 माह से कम समय बचा है तो चुनाव की जरूरत नहीं है, अगर समय ज्यादा है तब चुनाव कराना पड़ेगा। आगे देखें, पंचायतों को कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी और वे किन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगी, इसकी सूचना संविधान में 11वीं अनुसूची में दी गई है और इस सूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 कार्य क्षेत्रों में चिन्हित किया गया। तो जो 11वीं अनुसूची है ये सभी विषयों का निर्धारण करती है कि कौन कौन से विषय में ग्राम पंचायतें कार्य करेंगी। ग्राम पंचायत के कार्य बहुत सारे हैं, पेयजल व्यवस्था करना, जानवरों की व्यवस्था करना, नालियों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, तालाब पोखरों का निर्माण करना, यानी जो कुछ भी एक क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है वो सब कुछ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा दायरा है और उन सभी विषयों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में आपके दिया गया है, इसके आधार पर चीजें की जाती है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, राज्य विधानमंडल कानून बना करके पंचायतों को उपयुक्त स्थानीय कर लगाने और उन्हें वसूल करने तथा उनसे प्राप्त धन को व्यय करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। क्या कहा गया, राज्य विधानमंडल क्या बनाएगा, कानून बनाकर पंचायतों को उपयुक्त स्थानीय कर, यानी जो लोकल टैक्सेस हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि स्थानीय कर लगा सकते हैं। ये बात कही गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी स्थानीय कर लगाने का इनको अधिकार है और उसे वसूल करने का भी अधिकार है और उनसे प्राप्त धन को व्यय करने का भी अधिकार है। यानी आप टैक्स भी लगा सकते हो, उसे वसूल भी सकते हो
और उसे अपने गांव के क्षेत्र के विकास में व्यय भी कर सकते हो। ये अधिकार भी कौन देगा? राज्य सरकार जो है कानून बना करके ये कार्य करेगी, क्योंकि भारत में विधि का शासन है तो मनमाना तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए जो कुछ भी होगा वो कानून के अनुसार ही होगा। तो यहाँ तक ये बात बताई। अगला पॉइंट है आपका, पंचायतों की वित्तीय अवस्था के संबंध में जांच करने के लिए प्रति 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देगा। गांव की स्थितियां कैसी हैं, क्या पैसे खर्च हो रहे हैं? अब तो करोड़ों रुपए आते हैं। प्रधानी चुनाव में इस समय जो स्थिति थी वो विधायक से भी कम नहीं थी। गांव का वातावरण एकदम से ऐसा लगता था जैसे विधायक और सांसदों के चुनाव के लिए लोग लगे हुए हों। इतना टकराव, इतना ज्यादा अपराधीकरण, इतना प्रभाव, बहुत सारी चीजें, दारू चल रही है, पैसे बट रहे हैं, बहुत तरह की गतिविधियां चल रही थी। तो ये सभी चीजें क्या है, पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा कवर करना चाहते हैं लोग। ऐसे में गांव के विकास को रुकने का अवसर मिलता है, गांव का विकास कमजोर होता है। तमाम नालायक टाइप के लोग गांव के प्रधान बन जाते हैं और जो पूरा का पूरा गांव का विकास भी नष्ट कर देते हैं और स्वयं के विकास में लग जाते हैं। तो इसलिए एक वित्त आयोग के गठन की बात की गई है कि प्रत्येक 5वें वर्ष गांव के पंचायत के संदर्भ में वित्त आयोग बनेगा और उसकी जो रिपोर्ट फाइनली जाएगी वो राज्यपाल के पास जाएगी। तो मैंने आपको अभी ग्राम पंचायतों के संदर्भ में बताया। स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायतों की बहुत अहम भूमिका है और गांव जो है सबसे निचले स्तर की संस्था है, सबसे निचला क्षेत्र है। अगर वो डेवलपमेंट के दौर से निकलने लग जाए, अगर वो अपने गांव के विद्यालयों के बारे में, गांव की साफ सफाई के बारे में, गांव के पर्यावरण के बारे में, गांव के रोजगार के बारे में अगर कायदे से कार्य करने लग जाए तो गांव ही किसी शहर से कम नजर नहीं आएंगे। और गांव से जो लोग पलायन करके शहर नौकरी की तलाश में आते हैं वो गांव में ही तमाम रोजगार के अवसर पा जाएंगे। तो मैंने आज आपसे ग्राम पंचायत पर चर्चा की है। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कम समय है, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए ताकि चीजें बेहतर से बेहतर हो सके। अपना ख्याल रखें, सकुशल रहें। जय हिंद।